डोडो टीवी। रंगा और बिल्ला शहर के सबसे खूंखार अपराधी थे। 6 लोगों के खून के इल्जाम में दोनों पर मुकदमा चल रहा था। एक गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों को रात में सोते हुए कुल्हाड़ी से काट डाला था रंगा बिल्ला ने, और कारण था 2 बीघा जमीन। खैर, आज उनकी अदालत में पहली पेशी थी और दोनों पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहने हुए बैठे थे। और अब बहुत काली करतूतें कर ली तुम लोगों ने, आज फैसला हो ही जाएगा। शायद तुम भूल रहे हो, अब से पहले भी हम 3 बार जेल जा चुके हैं और तीनों बार जेल की सलाखें हमें अंदर नहीं रख पाई थी। दोनों की खतरनाक हंसी से तो एक बार को पुलिस वाले भी डर गए। सड़क में एक तेज मोड़ आया और ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से मोड़ी और सबको एक जोर का झटका लगा। इसी का फायदा उठाकर रंगा ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर निकाल ली। जल्दी से हमारी हथकड़ी खोलो, वरना यहीं भून दूंगा। अरे वाह रंगा, तू बड़ा होशियार निकला। देखो, गोली मत चलाना, मैं हथकड़ी खोलता हूँ। गाड़ी चले जा रही थी और दोनों की हथकड़ी खुल चुकी थी। ए ड्राइवर, गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। दोनों बाहर निकले। पुलिस वालों को लगा कि दोनों यहाँ से भागने वाले हैं, मगर इससे पहले वो कुछ समझ पाते, रंगा ने पुलिस वालों को रिवॉल्वर से भून डाला और दोनों ने पुलिस वालों की वर्दी पहनकर लाशों को सड़क से दूर खाई की तरफ फेंक दिया। मजा आ गया गोली चला के। कुछ दिन ऐसी सुनसान सी जगह चलकर रहते हैं, वरना पुलिस फिर से पकड़ लेगी। दोनों गाड़ी में बैठ गए और बिल्ला ने एक्सीलरेटर दबाया। दूसरी तरफ अनामिका, एक कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, उसी रास्ते पर कहीं आगे टैक्सी में जा रही थी और फोन पर बात कर रही थी। हाँ रश्मि, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, तुम भी बताना जब पहुंच जाओ। और हाँ, रक्षाबंधन की सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, याद रखना। पिछली बार की तरह 1 हफ्ते घर पर मत रह जाना। चल, अब फोन रखती हूँ। उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। अरे भैया, क्या हुआ? यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैडम अपने आप रुकी है, उतर के चेक करना पड़ेगा। ओह गॉड, अब क्या मुसीबत आ गई? ड्राइवर के साथ साथ वो भी कार से नीचे उतर गई। ड्राइवर ने गाड़ी चेक की। मैडम बहुत गर्म हो गई है कार, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आसपास कुछ मिल जाए तो। ड्राइवर पानी की तलाश में वहां से दूर चला गया। आधा घंटा हो गया अनामिका को इंतजार करते हुए, मगर वो नहीं आया। तभी उसे एक पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखी। उसने हाथ दे दिया, गाड़ी रुक गई। रंगा और बिल्ला गाड़ी के अंदर पुलिस की वर्दी पहने बैठे थे। क्या हुआ मैडम, आप रास्ते में अकेले कैसे? सर, मेरी टैक्सी खराब हो गई है। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आप इधर ही जा रहे हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्यों नहीं मैडम, बैठ जाइए। बिल्ला की अजीब सी हंसी सुनकर अनामिका को थोड़ा शक हुआ। फिर उसने दोनों की वर्दी पे लगे खून के दाग देखे तो वो चौंक गई। ये आपकी वर्दी पे खून लगा हुआ है। अरे वो रास्ते में 2 खतरनाक गुंडे मिले थे, रंगा और बिल्ला। नाम तो सुना ही होगा आपने। उनसे मुठभेड़ हो गई हमारी। हमें चोट आई काफी, पर दोनों को मार दिया हमने। अनामिका को कहानी में जान लगी, क्योंकि उसको भी पता था इस इलाके में रंगा और बिल्ला की पूरी दहशत है। वो गाड़ी में बैठ गई और घर फोन करने लगी, मगर फोन नहीं लगा और वो परेशान होने लगी। बिल्ला ने रेयर व्यू मिरर में उसको देखा और पूछने लगा, आप काफी परेशान लग रही हैं। हाँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से घर फोन कर रही हूँ, मगर कोई उठाता ही नहीं। तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन की छुट्टी पर घर जाकर मिल ही लूंगी और पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ है। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम घर तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगी। बिल्ला ने सुनसान रास्ते में गाड़ी रोक दी और दोनों हंसने लगे। ये गाड़ी क्यों रोक दी आपने यहाँ? अनामिका ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दोनों ने पीछे आकर उसको दबोच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। मुझे छोड़ दो, घर जाने दो।
पुलिस वाले होकर ये हरकत। कौन पुलिस वाला? हम ही है रंगा बिल्ला मेरी जान। अनामिका ये सुनकर बेहद डर गई और जोर जोर से चीखने लगी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। गाड़ी के पीछे वाले दोनों दरवाजे अपने आप खुल गए और रंगा और बिल्ला दोनों खुद ही गाड़ी से बाहर निकल गए, मानो कोई उन्हें खींच रहा हो। दोनों ऊपर हवा में उठ गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बिल्ला, मुझे तो लगता है ये लड़की कोई भूत या तांत्रिक है, इसी का जादू है। जितना अब रंगा और बिल्ला को डर लग रहा था, उतने ही शौक में थी अनामिका। वो गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा दूर कोई आदमी खड़ा है। उसके दोनों हाथ हवा में सामने की तरफ हैं, जैसे उसी ने रंगा और बिल्ला को हवा में अपनी शक्ति से लटका रखा हो। वो धीरे धीरे पास आने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसने रंगा और बिल्ला को जमीन पर पटक दिया। उसको देखकर अचानक अनामिका बोल उठी, भैया आप? वो आदमी कुछ नहीं बोला। रंगा ने पिस्टल उसकी तरफ तान दी। तू जो भी है चला जा यहाँ से, वरना भून दूंगा। आज ही तीनों पुलिस वालों को मारा है। वो आदमी बिना डरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रंगा ने गोली चला दी, मगर ये क्या, गोलियां उसके शरीर के आर पार निकल गई, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। रंगा, बिल्ला और अनामिका तीनों ये देखकर हैरान थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस आदमी ने आगे बढ़कर रंगा और बिल्ला को अपने दोनों हाथों में जकड़कर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखों से रोशनी निकली जो सीधे रंगा और बिल्ला के माथे में घुस गई। दोनों के माथे में छेद हो गया। उस आदमी ने उसके बाद दोनों को जमीन पर छोड़ दिया। अपने हाथों से दोनों की गर्दन उठाकर खाई में फेंक दी। ये सब अनामिका के लिए बेहद डरावना और चौंकाने वाला था। उसने फिर से कहा, भैया आप यहाँ कैसे? और ये क्या हुआ आपको? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अनामिका को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और अचानक वो वहां से गायब हो गया। अनामिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से उसे अपनी टैक्सी आती दिखाई दी। वो उसमें बैठकर सीधा अपने घर पहुंच गई और जैसे ही घर में घुसी, अपनी मां को देखकर उन्हें गले से लगा लिया और रोने लगी। माँ, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। आज मेरे साथ पता है क्या क्या हुआ है? और तुम इतने दिन से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ये सुनकर उसकी माँ भी रोने लगी। बेटा, पिछले हफ्ते तेरे पिता और भाई इस दुनिया से चले गए। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए प्रधान ने रंगा और बिल्ला को बुलाकर तेरे पिता और भाई को मरवा दिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुझे बताने की। अनामिका के तो जैसे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और अपने पर्स से राखी निकालकर अपने भाई की माला चढ़ी फोटो के सामने रख दी। भैया ने मर के भी मेरी राखी की लाज रख ली माँ। उनकी आत्मा ने मुझे ना बचाया होता तो ना जाने क्या हो जाता। दोनों एक दूसरे के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगे। अब इस दुनिया में उनका एक दूसरे के अलावा कोई न था, मगर अनामिका को यह पता चल गया था कि उसका भाई हमेशा उसकी राखी का वचन रखेगा। एक छोटे से शहर में समीर और जॉन नाम के दो दोस्त रहते थे। जॉन एक 6 फुट का लंबा तगड़ा आदमी था, वहीं समीर एक छोटे से कद का पतला लड़का। दोनों की जोड़ी साथ में चलते हुए बहुत फनी लगती थी। जॉन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अलीना एक कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती थी। एक दिन अलीना को घोस्ट एनकाउंटर्स पर आर्टिकल लिखने का काम मिला। अलीना को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने ये बात जॉन को बताई। I'll help you in this.
समीर इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं उससे बात करता हूँ। तेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी। हाय समीर, मेरे दोस्त, एक काम था। एलेना को एक प्रोजेक्ट मिला है घोस्ट इनकाउंटर्स के बारे में लिखने का, पर हम दोनों को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे वाह मेरी जान, तुमने एकदम एक्सपर्ट आदमी को कॉल किया है। मैं आज रात ही तुम्हारे घर आता हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। रात के ठीक 11 बजे समीर एक और आदमी के साथ जॉन के घर पहुंच जाता है। जॉन, ये शिवम है। हम लोग पिछले हफ्ते ही एक पार्टी में मिले थे। इसने मुझे एक गेम के बारे में बताया जिसके जरिए हम भूत बुला सकते हैं और उनसे उनकी कहानी जान सकते हैं। रियल एक्सपीरियंस से अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा? कौन सा गेम? नहीं, हम ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे। मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, और कहानी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या पता बहुत अच्छी कहानी मिल जाए तुम्हें। शिवम अपने बैग से ouija बोर्ड और प्लानचेट निकालता है। ये ouija बोर्ड है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो इसके जरिए हम उससे बात कर सकते हैं। इसमें A से Z तक लेटर्स हैं और यस और नो का ऑप्शन है। बस हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 2 बातें? पहला ये कि किसी भी आत्मा का अपमान नहीं करना है, और दूसरा ये बिना गुड बाय पे प्लान चेट रखे हमें गेम खत्म नहीं करना है, वरना वो आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। हाँ, गुड बाय भी बोलेंगे और चाय नाश्ता भी करवा के भेजेंगे आत्मा को। तो चलो शुरू करते हैं। अभी नहीं, ठीक 3:30 बजे स्टार्ट करेंगे। डेविल आवर स्टार्ट होता है तब। सारी आत्माएं बाहर निकलती हैं उस टाइम। वही सबसे सही टाइम है बात करने के लिए। ठीक 3:30 बजे सब लोग एक सर्कल में ouija बोर्ड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। सिर्फ एक कैंडल की रोशनी होती है। शिवम प्लानचेट को ouija बोर्ड पर रखता है। देखो, सब लोग अपनी 2 उंगलियां प्लान चत्ते पे लगाएंगे। सभी लोग अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखते हैं और शिवम उसको बोर्ड पर घुमाना शुरू करता है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो जवाब दो। हमें तुमसे बात करनी है। जवाब दो। हमें बताओ कि तुम यहाँ हो। जॉन हंसने लगता है। लगता है आत्मा 4 लोगों को देखकर डर गई। काफी इंट्रोवर्ट आत्मा है। जॉन और समीर दोनों हंसने लगते हैं। एलिना बहुत डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती और शिवम को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी ट्रांस में चला गया है। वो आत्मा से बात किए बिना नहीं मानेगा। हमसे बात करो अगर तुम यहाँ हो। बात करो हमसे। बताओ हमें कि क्या तुम यहाँ हो। प्लानचेट यस पर गया है, मतलब वो यही है। बंद कर दो इसको। मैं नहीं खेल सकती। एक बार स्टार्ट कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ सकते, वरना बहुत बुरा होगा। एलिना के माथे से डर के मारे पसीना निकलने लगता है। समीर और जॉन भी अब डर के आगोश में आ जाते हैं। शिवम आगे बोलना शुरू करता है। क्या तुम एक फ्रेंडली आत्मा हो? नो, इसका मतलब ये आत्मा एक बुरी आत्मा है। अब सब कुछ काबू से बाहर जाने लगता है। प्लानचेट अपने आप तेजी से बोर्ड पर घूमने लगता है। वो बार बार Z और O पर जाता है और कैंडल अपने आप बुझ जाती है। घड़ी उल्टी चलने लगती है। ये जोजो कौन है और ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ, जोजो दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेत है। ouija बोर्ड के जरिए उन लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर लेता है और फिर कुछ पहले जैसा नहीं रहता।
अचानक उठकर किचन में चली जाती है। मानो जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। क्या यही है जोजो? इतना डरावना, इतना शक्तिशाली। एलिना का डर अब गुस्से में बदल जाता है। वो चाकू लेकर सीधा कमरे में घुसती है और सीधा समीर के पेट में चाकू घुसा देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। समीर जमीन में खून से लथपथ होकर गिर जाता है। अब वो शिवम की तरफ बढ़ती है। इतने में जॉन बोर्ड उठाकर बाहर भागने लगता है। की बेहद दर्दनाक मौत। पर बाकी दो लोगों का क्या होगा? एलिना लाल आंखें किए हाथ में चाकू लिए शिवम के पीछे भागती है। शिवम बेतहाशा सड़क की तरफ भागता है। बहुत दूर से घूमकर वो वापस घर की तरफ दौड़ता है। अब वो और नहीं भाग सकता। जोजो एलिना के ठीक ऊपर उसके साथ साथ चलता है, अपनी खतरनाक प्रेत हंसी हंसते हुए। ऐसा लगता है जैसे एक साथ 100 भेड़िए रो रहे हैं। बेहद डरावना मंजर। शिवम की नजर वीजा बोर्ड और उसके पास में गिरे प्लानचेट पर पड़ती है। वो किसी तरह वीजा बोर्ड तक पहुंच जाता है और प्लानचेट को गुड बाय वाले निशान के ऊपर रख देता है। जोजो वापस जाओ, गो बैक। हमसे गलती हुई है, वापस जाओ जोजो, प्लीज गो बैक। उसके बार बार ऐसा बोलने पर जोजो वापस वीजा बोर्ड में चला जाता है। हवाएं अचानक रुक जाती हैं। भेड़ियों की आवाज बंद हो जाती है और एलिना के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शिवम वीजा बोर्ड को वापस घर के अंदर रख देता है और एलिना को उसके कमरे में लिटाकर वहां से निकल जाता है। जब एलिना बेहोशी से जागती है तो रोने लगती है। अब उसके पास एक कहानी तो है, पर वो अपने पति और एक दोस्त को खो चुकी है। मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। गांव से शहर जाने वाला रास्ता जो कि रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरता था, उस पर भीड़ लगी हुई थी। वहां पर एक कार खड़ी थी जिसमें से एक आदमी को लोग चिल्लाते हुए देख रहे थे, पर वो चिल्ला क्यों रहा था इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले उस कार पर आसमान से कुछ गिरता है और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ इंसान गायब हो जाता है। लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर अब उनके लिए आम बात हो गई थी। दरअसल इस जगह पर यह 7वीं घटना थी जो इस तरीके से और इसी जगह हो रही थी। गांव के कितने ही लोग इस तरह की घटनाओं के साक्षी बन चुके थे। यार समझ नहीं आता ये भूत पिशाच का काम है या कुछ और। भाई मुझे तो बस इस बात का डर लग रहा है कि अगला कौन होगा। कोई मेरा अपना हुआ तो। मैंने तो कार चलाना ही छोड़ दिया है। इन सब के पीछे कौन है, जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक मैं कार को हाथ नहीं लगाऊंगा। पर ये पता कैसे चलेगा यार? ये तो कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही बता पाएगा। सुनो, हम लोग किसी से मदद मांगे क्या? गांव वालों की और कार चलाने वालों की जिंदगी का सवाल है। वो लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं।
सारी बातें सुनकर मुखिया जी कहते हैं, मैं शहर में रहने वाले एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, पर उन्हें लाने किसी को जाना पड़ेगा, और वो भी खुद गाड़ी से। वो बस से नहीं आएंगे। मुखिया जी, अगर उन्हें लाने कोई शहर जाएगा तो वो उसी रेलवे क्रॉसिंग से होकर जाएगा, फिर हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है ये बात सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आई है? पिछले 13 सालों से गांव का मुखिया हूँ। गांव का भला बुरा मुझे समझ आता है। मैं जाऊंगा लेने। तू पागल हो गया क्या? देख, गांव की भलाई के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई मेरे अलावा ये रिस्क लेगा। हाँ, तो तू बलि का बकरा तू क्यों बनेगा? तो भाई तू बन जा। तुम दोनों चले जाओ, अगर कुछ हो गया तो एक दूसरे की मदद करना। ठीक है मुखिया जी, हम कल ही उन्हें लेकर आते हैं। सुनो, कल तुम लोग सुबह ही निकल जाना और ये ताबीज अपने पास रखना। वीर और अंशुल सुबह 7 बजे घर से निकल गए। रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर वीर अंशुल को देखता है और हिम्मत करके गाड़ी आगे बढ़ा देता है। जैसे ही वो क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं, वैसे ही गाड़ी झटके से रुक जाती है। वीर महसूस करता है कि उसकी सीट के पीछे से कुछ हाथ निकलकर उसके शरीर पर रेंग रहे हैं और उसे पीछे की तरफ खींचकर सीट से चिपका देने को आतुर है। वो बगल में देखता है, वहां अंशुल गहरी नींद में सो रहा होता है। वो उसे जगाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो कोई उसका हाथ खींच लेता है। जब वीर कुछ नहीं कर पाता तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ प्लीज, कोई है, मुझे बचाओ, अंशुल उठ जा, मेरी मदद कर, कोई तो बचाओ यार। चिल्लाते हुए उसके पूरे शरीर पर बहुत से हाथ रेंगने लगते हैं और ऊपर से बहुत तेज रोशनी होती है। वो ऊपर देखता है तो अपनी तरफ आते हुए हाथ, और इतनी रोशनी को देखकर उसकी आंखें चौंधियाने लगती हैं और फिर कोई उसे ऊपर खींच लेता है। इस घटना के तुरंत बाद अंशुल की आंखें खुल जाती हैं और वो बगल में वीर को ना पाकर ऊपर देखता है तो कार की छत में गोल सा छेद बना होता है। मैं क्या करूं? तेरे बिना कि मैं क्या ही करूंगा जिंदगी में। वो जोर जोर से रोने लगता है, फिर खुद से बोलता है, मैं तेरी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा भाई। जिस काम को तूने शुरू किया उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। और वो गाड़ी से उतरकर लोगों से मदद मांगता है। किसी तरह से कार को धक्का देकर वो रेलवे क्रॉसिंग को पार करता है और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसी कार को चलाते हुए शहर की ओर बढ़ जाता है। वीर की आंखें जब खुलती हैं तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपने आप को एक खाली कमरे में पाता है। रूम को देखकर उसे लगता है कि कोई लाइब्रेरी होगी। वहां बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। वो खुद को सही सलामत देखकर चौंक जाता है। वो खुद के चेहरे को छूकर देखता है। मैं जिंदा हूं? मैं मरा नहीं? कहीं मैं आत्मा तो नहीं बन गया? ये मैं आ कहां गया हूं? कोई है? कोई है? कोई मुझे सुन सकता है क्या? उठता है और चारों तरफ देखता है। सिर्फ किताबें ही किताबें दिखाई देती हैं उसे। तभी उसे चर चर की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो पाता है कि ढेर सारी किताबें उसकी तरफ आ रही होती हैं। वो डर जाता है। वो पीछे सरकने लगता है और पीछे दीवार से टकरा जाता है और वहीं बैठकर चिल्लाने लगता है, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तभी एक किताब के पीछे से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ वीर के हादसे से पहले हुए हादसे का शिकार पुरुषोत्तम निकल कर आता है। पुरुषोत्तम भैया, आप इतने कमजोर कैसे हो गए आप? हाँ, मैं
इधर अंशुल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को लेकर गांव आ जाता है। वहां खड़े लोग कार को आते देखकर सोचते हैं कि इन लोगों का भी कहीं वही हश्र ना हो जाए। अंशुल कार को रेलवे क्रॉसिंग के पहले ही रोक देता है। वहां खड़े लोग देखते हैं कि कार से कोई प्रीस्ट जैसा उतरता है। अंशुल उस जगह को दिखाते हुए उन्हें उस गांव में हुए पहले 7 हादसों के बारे में बताता है। फिर उसने अपनी और वीर के साथ घटी आप बीती भी सुनाई। इसके बाद वो एक्सपर्ट के साथ पैदल ही मुखिया जी के घर जाता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी मदद के लिए यहाँ आए। अंशुल से मुझे सारी बात पता चली। आप कांच की बरनी मंगा लीजिए और एक काले रंग का त्रिपाल और एक हिम्मती लड़का चाहिए मुझे, जो उस जगह पर कार से जा सके। मैं ही जाऊंगा। वीर के साथ जो हुआ उसके बाद भी तुम जाओगे? हाँ, मुझे उसकी मौत की गुत्थी सुलझानी है। सिर्फ उसकी ही नहीं, गांव के जितने लोग मरे उन सबकी। जो मेरे वीर के साथ हुआ अब वो किसी और के साथ नहीं होगा। गुड, आई नीड दिस स्पिरिट एंड यू डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सेव यू। थैंक्स। वो लोग सारी तैयारियों के साथ रेलवे क्रॉसिंग पहुंचते हैं। एक्सपर्ट अंशुल को सब कुछ समझा देते हैं कि कैसे क्या करना है। तुम लोगों ने हमारे साथ जो हुआ उससे बहुत कुछ सीखा नहीं था क्या? भैया आप यहाँ, ये हमारे साथ क्या हुआ था? हम यहाँ कैसे आ गए? वापस चले क्या? हम यहाँ कैद हैं, वापस कैसे जाए? तभी उन लोगों को एक काला धुआं आकर घेर लेता है। वीर पुरुषोत्तम को पकड़ लेता है और उसके पीछे छुप जाता है। वो धुआं धीरे धीरे एक भूतनी का रूप ले लेता है। उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब हमारे पास बहुत कम वक्त है। फाइनली अब हमें तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। अभी तक तुम लोग मुक्ति का ही गीत गा रहे हो क्या? वैसे ये तुम्हारे पीछे छुपने वाला कौन है? अरे हाँ, ये तो मेरा नया शिकार है। इसे छोड़ दो, इसे हमारी तरह कमजोर मत बनाओ। लगता है कार से फिर कोई क्रॉसिंग पर आ रहा है। चलो, सब चलो। कल और आज में मुझे 2-2 इंसानों की शक्ति मिल जाएगी। फिर मैं और ताकतवर हो जाऊंगी। पर मैं पहले कल के शिकार की ऊर्जा तो ले लूं। उस रूम से अचानक सारी किताबें हवा में तैरने लगती हैं। वो भूतनी वीर के पास आकर उसकी सारी ताकत खींच लेती है और फिर अचानक एक हवा के झोंके के साथ वो लोग एक काले त्रिपाल के अंदर आ जाते हैं। उन लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने अपनी शक्तियों से उस क्रॉसिंग पर बुला लिया था। त्रिपाल के हटते ही गांव के लोग उन लोगों को देखते हैं। वीर और बाकी मरे हुए लोगों को जिंदा देखकर अंशुल और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। तभी वो भूतनी वहां आतंक फैलाने लगती है। गांव के लोगों को उठा उठाकर हवा में उड़ाने लगती है। जमीन की धूल भी हवा में उड़ने लगती है। वो लोगों को परेशान करने लगती है। उन्हें उड़ता देखकर खूब जोर जोर से हंसती है। तुम इंसान लोग और तुम्हारी दुनिया बड़ी मजेदार होती है। इसलिए तो एक बार इस दुनिया से और तुम लोगों से मिलने के बाद मैं किताब में वापस ही नहीं जा पा रही। तुम आत्मा तो नहीं हो, तुम हो कौन? ओह, तो आप भी इस दुनिया में हैं। मुझे लगा आप सिर्फ किताबों में मेरा खात्मा कर सकते हैं। एक्सपर्ट उसके पास आते हैं। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वो शांत होने लगती है। हवा में उड़ते हुए लोग भी जमीन पर आ जाते हैं। दूर रहना मुझसे। अब बताओ तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी। तुम नहीं बताओगी? नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर दबा देते हैं और वहीं रखे बरनी में उसे बंद कर देते हैं। वीर, पुरुषोत्तम और बाकी 6 लोग जिन्हें उस भूतनी ने कैद कर रखा था उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम लोगों को इसने ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना?
हमारी सारी एनर्जी खींच ली उसने और हम सभी को निर्बल बना दिया। तुम सब जिंदा बच गए, यही काफी है। इस इविल सोल के बारे में तुम में से किसी को पता है क्या? हाँ, इसका खात्मा करने के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है। ये राइटर वैकुंठ राय के हॉरर नॉवेल की भूतनी है। ये कैसे संभव है? रुक जाओ, मैं इसी से पूछता हूँ। ये कहकर वो बरनी से उस आत्मा को बाहर निकालते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। क्या तुम सच में नॉवेल से निकली हो? क्यों आई हो तुम किताब से बाहर? मैं नहीं बताऊंगी। पता है वैकुंठ राय की कहानियां इसलिए प्रसिद्ध क्यों होती थी? क्योंकि वे अपनी कहानियों में जान डाल देते थे। उनके पात्र ऊर्जा से भरे होते थे, न्याय संगत कहानियां होती थी। पर पता नहीं क्यों उन्होंने इसे अपनी कहानी में बहुत परेशान किया और मुक्ति भी नहीं दिलवाई। ये उनसे संतुष्ट नहीं थी, इसने उन्हें बदलाव करने का बोला, पर वो नहीं माने तो इसने उनकी ताकत खींच ली और उन्हें मार दिया। और फिर इससे पता चला कि इंसानों की ऊर्जा से ये शक्तिशाली बन सकती है। तो शक्तिशाली बनने के लिए इसने हम सबका इस्तेमाल किया। मैं इसे लेकर जाता हूं। आप सब लोग अब निश्चिंत हो जाइए। मुखिया जी से मिलकर उस बरनी को लेकर वहां से अंशुल की कार में बैठकर चले जाते हैं और फिर से नॉवेल की ओरिजिनल प्रतिलिपि को मंगाकर पूरे विधान से उस आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। वो आत्मा वापस उस नॉवेल में चली जाती है। वो एक्सपर्ट फिर उस नॉवेल को चला देते हैं और उस आत्मा का अंत कर देते हैं।